हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। आज शाम से ही हवा में खुनकी थी, सर्दी ज्यादा हो रही थी, चांद भी पूरी आबोताब से चमक रहा था। नवंबर की रातें थीं, महीने का आखिर चल रहा था। हवा तेज थी, इसलिए मैंने सोचा घर के तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर दूं ताकि सर्दी की शिद्दत में कमी आए। मैं उठी और तमाम कमरों के दरवाजे बंद करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई। जैसे ही मैं अपनी बहन के कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा वो अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। कमरे की लाइट ऑन थी, दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होगी। मैंने 2 मिनट इंतजार किया और फिर आवाजें भी लगाई। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला। वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने उस कमरे की लाइट ऑफ की और दरवाजा बंद करके वहां से नीचे चली गई। नीचे आकर मैंने दूसरे कमरों के दरवाजे बंद किए और दादाजी के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि दादाजी और मेरी बहन कोई बातें कर रहे थे। मैंने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाने शुरू कर दिए। मैंने दरवाजे पर हल्की सी नॉक की। अंदर से दादाजी की इजाजत की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि मेरी बहन दादाजी के पाँव में मालिश कर रही थी। मैं देखकर हैरान रह गई थी। इसमें तो कभी पानी का ग्लास भी खुद उठकर नहीं पिया, फिर इतनी मेहरबानी किस खुशी में हो रही थी। असल में जब से अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ था, हम अपने दादा के साथ रहने लगे थे। मेरी बहन का यूं दादाजी के कमरे में जाना मुझे बड़ा मायूब सा लगा था। मैं हैरान थी कि जो लड़की अपना काम नहीं करती वो दादा की खिदमत कैसे कर रही है। कोई बात तो जरूर थी जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि दादा की आवाज आई, आओ बेटी बैठो, क्या बात है, नींद नहीं आई है क्या, अभी तक जाग रही हो। मुझे देखकर मेरी बहन का रंग फक से उड़ गया और दादाजी भी हैरान रह गए मुझे देखकर। मैं इन दोनों के चेहरे देखकर परेशानी में सोचने लगी, ऐसी कौन सी खास बात थी जो मेरा आना इनको इतना बुरा लग रहा है। इस वक्त मेरे जहन में कई बातें चल रही थी। मैंने अपने जहन को कई बार ख्यालात से निकाला, मगर फिर भी मेरा जहन पता नहीं क्यों यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। दादाजी की आवाज पर मैं चौंकी और कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस सर्दी हो रही है इसलिए कमरों के दरवाजे चेक करने के लिए आई थी। मैं तुम्हारे कमरे में भी गई थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए यहाँ आ गई देखने के लिए। मैं अपनी बहन की तरफ मतवज्जो हुई। आप दोनों की बातें करने की आवाजें बाहर तक जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। वैसे तुमने तो कभी खुद से पानी भी नहीं पिया। आज खैर तो है, दादाजी की मालिश कैसे हो रही है। मैंने उसे कहा कि मेरे सवाल पर दादाजी और मेरी बहन दोनों ही चौंक गए, जैसे इनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इनके चेहरे के बदलते रंग देखकर मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। नहीं आपी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही बस दादाजी को नींद नहीं आ रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इनकी खबर ही ले लूं। जैसे ही मैं इनके कमरे में आई मुझे पता चला कि ये दर्द से कराह रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो और कुछ नहीं तो इनके पाँव ही दबा दूं। आखिरकार अम्मी अबू के जाने के बाद अब यही हमारा आखिरी सहारा है, इनकी खदमत हमारा फर्ज है। वो जैसे अपनी सफाई में बोली थी, मैंने तुमसे कोई सफाई तो नहीं मांगी, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ, मैंने फौरन कहा। मेरे रवैये को दादाजी और मेरी बहन ने नोट किया था। बेटी अब जाओ, तुम भी आराम करो, बहुत रात हो गई है और सर्दी भी काफी बढ़ रही है, जाके अपने कमरे में आराम करो इससे पहले कि बीमार पड़ जाओ। दादाजी ने मेरी बात मुकम्मल होते ही मेरी बहन से कहा, लेकिन दादाजी आपको इतनी तकलीफ है, मैं और दबा देती हूँ, मैं दादाजी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, आराम कर लो, मेरी बहन ने फौरन कहा। मैंने कहा, ना बेटी, मैं ठीक हूँ और वैसे भी बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। अंदाज़न ने एक बार फिर मेरी बहन को नसीहत करते हुए कहा। मेरी बहन जल्दी से उठी और चप्पल पहनकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तुम भी बेटी जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद करती जाना, दादाजी ने मुखातिब करते हुए मुझे कहा। उनकी बात सुनकर मैंने फिर किसी मुस्कुराहट से इन्हें शब्बा खैर कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे अब्बू शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरी अम्मी भी इनके साथ बिजनेस में हाथ बटाती थी।
मेरे अम्मी अब्बू की लव मैरिज थी। दोनों ने कॉलेज साथ ही मुकम्मल किया था और यूनिवर्सिटी भी। अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर बिजनेस करते थे और माशाल्लाह हमारा बिजनेस खूब चला। अब्बू का खूब नाम हुआ शहर में। कुछ अरसे के लिए अब्बू मुल्क से बाहर गए किसी खास काम की वजह से। पीछे से सारा बिजनेस अम्मी ने ही संभाला और हमें भी। हम 2 ही बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। लव मैरिज की वजह से दादा अब्बू जान से नाराज थे और इन्हें घर से भी निकाल दिया था। मेरी पुप्पो जो अब्बू से छोटी थी वो दादा जान के साथ ही रहने लगी और इनका ख्याल रखने लगी। मुझे अच्छी तरह से याद था, अम्मी ने बताया था कि जब हमारी पैदाइश हुई थी तो दादा जान खुश नहीं थे, बल्कि वो तो हमें देखने भी नहीं आए थे। दादा और पुप्पो ने मिलकर अब्बू के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था और हमारे साथ भी। एक दिन अब्बू ने फ़ोन करके बताया कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं, तो अम्मी इन्हें लेने एयरपोर्ट गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि अब्बू के मुल्क से बाहर जाते ही दादा जान हमारी तरफ आ गए थे और अम्मी से माफ़ी भी मांगी थी उन्होंने। जिस दिन अम्मी अब्बू को एयरपोर्ट से लेने के लिए गई, उसी दिन मैं और मेरी छोटी बहन दादा जान के पास घर पर ही रुके थे। दादा जान ने बहुत कोशिश की कि अम्मी हमें भी साथ ले जाएं, लेकिन अम्मी ने उनकी बात नहीं मानी और हमें मुलाजिमा के हवाले करके खुद चली गई। वापसी पर गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और अम्मी और अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अम्मी और अब्बू दोनों ही की जान चली गई। मैं तब कोई 7 साल की थी और मेरी बहन 6 साल की। हमें कोई ज्यादा समझ बूझ भी नहीं थी, इसीलिए अब्बू का सारा बिजनेस पुप्पो और उनके बेटे ने संभाला हुआ था। हमने जब से होश संभाली थी, बस दादा जान का ही साया हमारे साथ था। पुप्पो अलहदा घर में शिफ्ट हो गई थी। वो हर महीने हमें इतना खर्चा दे देती कि हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता और फिर हमें अच्छी तालीम भी दिलवाई। पुप्पो के कहने के मुताबिक अब्बू की मौत की जिम्मेदार अम्मी थी, क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद वो खुद अब्बू को मारना चाहती थी, लेकिन दोनों की जान चली गई। लेकिन हम ये बात अच्छे तरीके से समझते थे। बेशक हम छोटे थे तब, लेकिन हमें आज भी याद था अम्मी और अब्बू का कितना प्यार था आपस में। मैंने दादी को कभी भी इतना नर्म दिल नहीं देखा था जितना पिछले कुछ दिनों से उनका रंग बदला हुआ था, और ख़ास तौर पर मेरी छोटी बहन के साथ, क्योंकि दादी हमें कुछ खास पसंद नहीं करते थे। अब्बू की वफ़ात के बाद भी उन्होंने हमारे साथ तल्ख रवैया ही रखा था, लेकिन यूं अचानक उनका हमारे साथ नरम दिली करना मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि दादी का कोई ना कोई ख़ास मकसद ज़रूर है, जिस वजह से वो नरम दिल हो गए थे। अब वो मकसद क्या था, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। कहीं वो मेरी बहन के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक बार फिर अपने दिल को समझाया। काफी देर मैं आंखें बंद करके अपने कमरे में लेटी रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरी बहन का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और कभी दादी का। न जाने क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। बाहर अब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर वही टूट फूट चल रही थी। जिस कमरे को मैंने ठंड से बचाने के लिए खिड़की बंद की थी, घुटन की वजह से मैंने खिड़की दोबारा खोल दी थी। मैं खिड़की के सामने जाकर खुली फिजा में सांस ले रही थी। खिड़की से ठंडी हवाएं अब कमरे को सर्द कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर वही हलचल मच रही थी। मुझे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि कहीं मेरी बहन गलत मकसद के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही। तमाम रात यूं ही सोच में ही गुजरी। हवा इतनी सर्द थी कि कमरा बहुत ठंडा हो गया था। मैं बीमार न पड़ जाऊं इसी सोच से मैंने खिड़की को दोबारा बंद किया और अपने बेड पर आकर लेट गई। नींद तो जैसे आंखों से रूठ ही गई थी। सोचों के बोझ तले मेरी कब आंख लगी मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने देखा कि दादाजी छोटी बहन के साथ कुछ ज्यादा ही नर्म मिजाजी का मुजाहरा कर रहे थे। उसे अच्छा नाश्ता करने की तलकीन करते तो कभी खुद उठा उठा कर चीजें उसकी तरफ करते। बेटी अंडा खाओ, ये खाओ ना, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दादाजी की आवाज पर मैं चौंकी। अरे नहीं नहीं दादा जान, आपको शायद पता नहीं है, मुझे अंडे से एलर्जी है, बहन ने मना करते हुए कहा। कोई एलर्जी नहीं है, तुम खाओ इसे। खाओगी नहीं तो तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आएगी? उनकी बात ये मुझे बहुत ही बुरी महसूस हुई। मैंने कहर आलूद नजरों से अपनी बहन की तरफ देखा। उन दोनों ने मुझे बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, जैसे मैं टेबल पर मौजूद ही नहीं हूँ। मेरी बहन का मेरे दादा जान के साथ यूं बेतकल्लुफ होना मुझे एक आंख ना भा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसे कैसे समझाऊं। आखिर वो मेरी बहन थी। अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा होता तो मुझे भी इतनी ही तकलीफ होती। आज की गुफ्तगू से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि दादी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इनकी एक एक हरकत पर नजर रखूंगी।
तुम नाश्ता जल्दी कर लो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। मैंने जल्दी से बहन की तवज्जो अपनी तरफ करवाने की कोशिश की। अरे तुम क्यों छोड़ोगी? ड्राइवर है ना, वो इसे ले जाएगा, दादाजी ने जल्दी से कहा। मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ड्राइवर पर कोई भरोसा नहीं है, मैंने दादाजी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। बेटा, वो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है, मैं तो उस पर भरोसा क्यों नहीं है तुम्हें? दादाजी ने बहस करते हुए कहा। मेरा इनके साथ बहस करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन इनके सवाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। दादाजी, जब मैं हूं तो मेरी बहन को किसी के साथ क्यों भेजूं? मैं खुद इसको छोड़ के आऊंगी, मैंने कहा। इस बार दादाजी ने मेरे रवैये को खूब नोट किया था। उन्होंने कुछ सवाल करने के बजाय खामोश होना बेहतर समझा। मैंने एक बार फिर अपनी बहन से कहा, अब जल्दी कर लोगी या नहीं? मुझे अभी लेट हो रहा है, मैंने भी यूनिवर्सिटी जाना है। आ रही हूँ आप भी, क्या हो गया है? आपको एकदम घोड़े पे सवार होती हैं आप तो, मेरी बहन ने खफगी से लहजे में मुझसे कहा। हाँ होती हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो लोगों रवैयों को ना समझ सकूं, मैंने इस बार सीधा दादाजी से पर कहा था, जिसे उन्होंने खूब नोट किया था, लेकिन कुछ कह ना सके। अच्छा ठीक है, चले। उसने जल्दी से बैग उठाया और दादाजी को माथे पर बोसा देकर अल्लाह हाफिज करते हुए मेरी तरफ मेरे साथ चल पड़ी। मुझे उसकी इस सब हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और हम दोनों लॉन की तरफ चल पड़े। अभी मैं गाड़ी तक पहुंची ही थी कि फुफ्फो और उसका बेटा भी वहां पर आ पहुंचे। फुफ्फो ने जल्दी से छोटी बहन को गले लगाया और माथे पर बोसा दिया। उनकी नर्म मिजाजी कि मुझे जरा भी समझ नहीं आई थी। वो तो हम दोनों को ही अच्छा नहीं समझती थी, फिर आज मेरी बहन पर इतना प्यार कैसे आ रहा था? उसको प्यार करने के बाद वो मेरी तरफ आई और मुझे भी बोसा दिया। मैं अपनी फुफ्फो और दादा के बदलते रंगों को देखकर बहुत परेशान थी। मैंने अपनी बहन को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद भी उनसे अलविदा होकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी कॉलेज की तरफ मोड़ दी। अगली रात मुझे बहुत नींद आई हुई थी और मैं यूनिवर्सिटी से आते ही सो गई। मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं इतनी गहरी नींद सोई कि मुझे पता ही ना चला कि मैं कहाँ लेटी हूँ और कहाँ नहीं। आधी रात को भूख की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैंने सोचा किचन में जाकर कुछ खाती हूँ। मैंने कमरे की लाइट ऑन की और दरवाज़ा खोलकर किचन की तरफ बढ़ने लगी। मैं किचन में पहुंचने ही वाली थी कि मेरे जहन में अपनी बहन का ख्याल आया। मैं वहीं से अपनी बहन के कमरे की तरफ मुड़ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए अजीब से ख्यालात मेरे जहन में ही आ रहे थे। पता नहीं इसने खाना खाया भी है या नहीं, पता नहीं वो अभी तक सोई भी होगी कि नहीं, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं पहले उसे सुलाती फिर खुद सोती। आज रात की थकन की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई थी। थकन की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया था। जैसे ही मैं इसके कमरे से पहुंची, मैं देखकर हैरान रह गई। एक बार फिर से मेरे खदशात बढ़ गए। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं खुद से ही सवाल जवाब करने लगी, क्योंकि जब से मेरी बड़ी बहन हुई थी उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था और मेरे लिए ये सब कुछ नया ही था। वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। आज तो उसके कमरे की लाइट भी ऑफ थी और दरवाज़ा भी बंद था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और उसको आवाज़ें देने लगी, लेकिन वो वहाँ पर होती तो कोई जवाब देती। मैंने अपने वहम को दूर करने के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया तो वो अपने आप ही खुल गया। मैं हैरान रह गई क्योंकि वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। आखिर कहाँ जा सकती है? मेरे जहन में फौरन सवाल उठने लगे। मैं बोझल कदमों के साथ उसके कमरे से निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, ताकि अच्छी तरह चेक कर सकूं कि कहीं वो नीचे तो नहीं सो रही। जैसे ही मैं नीचे पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बहन घर में मौजूद ही नहीं थी। सारी जगह अच्छी तरह चेक करने के बाद मैंने दादाजी के कमरे का रुख किया। मेरे बार बार नॉक करने पर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला और जो मंजर मैंने देखा, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि दादाजी भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे इस वक्त अपनी बहन पर भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी क्योंकि रात का वक्त था और फुफ्फो भी घर पर ही मौजूद थी। अगर मैं अपनी बहन को कुछ भी कहती तो राई का पहाड़ बनाने वाली बात थी। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, न जाने क्यों सब देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं जैसे एक बार फिर माजी की तलखियों में चली गई। मुझे सारी नफरतें एक बार फिर से याद आने लगी। जो मेरे दादा मेरी माँ से नफरत करते थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दादा ऐसी हरकत भी करेंगे। मैंने खुद पर काबू पाया और आगे बढ़ी और अपनी बहन को उठाया जो दादा के कदमों में सो रही थी। मेरे उठाने पर मेरी बहन चौंक गई और दादा की आंख खुल गई। मेरे जहन में बार बार एक ही चीज आ रही थी कि वो दोनों सो रहे थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मैं बहुत जल्द हकीकत जानना चाहती थी, मगर जान नहीं पा रही थी कि ये सब क्या माजरा हो रहा है।
रोज रोज मेरी बहन दादा के कमरे में क्या लेने आती है? वो खुद आती है या उसे बुलाया जाता है? ये सब ऐसे सवाल थे जिसे सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर पहले जो मुझे भूख लगी थी सब उड़ गई थी। मैंने अपनी बहन को अपने साथ कमरे में चलने का कहा और उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। आखिर तुम रोज रोज इनके कमरे में क्या लेने जाती हो? कमरे में आते ही मैं अपनी बहन पर चिल्लाई, भूल गई हो उन्होंने अम्मी अब्बू के साथ क्या किया था? अरे हमारी पैदाइश पर भी वो लोग हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और तुम्हें अब दादा पे प्यार आ रहा है। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। आइंदा मैं तुम्हें इनके कमरे में ना देखूं, समझी तुम? मैंने चिल्लाते हुए कहा। आप भी, क्या हो गया है आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? वो दादा है हमारे, खून है हमारा, और वैसे भी वो ज़ईफ है, उनका ख्याल रखना चाहिए, हमारा फर्ज है। आखिर अब्बू के बाद हमें इन्हीं का तो आसरा है। वो बहुत जज्बाती हो रही थी और मुझे उसके जज्बातीपन से खौफ आ रहा था। तुम क्यों नहीं समझती हो कि वो लोग हमारे सगे नहीं हैं? वो कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब भी तो आप सब कुछ ठीक हो गया है ना? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। देखा नहीं दादाजी पहले से कितने बदल गए हैं। अब तो वो मुझे ज्यादा प्यार करने लगे हैं। ये सब तुम्हारा वहम है कि वो बदल गए हैं। वो बदले नहीं हैं। अगर वो बदल भी गए हैं तो उनका कोई मकसद होगा ही। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं तो इसलिए इनके कमरे में गई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं आपके कमरे में भी आई थी, मगर आप इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मैं इनके पास जाके सो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ख्वामखा ही ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बहन भी दादा के साथ मिली हुई है और मुझे बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि उसकी बातों से साफ जाहिर था कि उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहा। वो अपनी मर्जी से इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। वो ये सब कुछ कहकर बिस्तर में लेट गई और मैं कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ देखती रह गई। मुझे अपने आसपास हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। जाने क्यों पहली बार मुझे अपनी बहन पर शक होने लगा था। मैंने सोचा था कि अम्मी अब्बू के जाने के बाद एक वही मेरा आसरा है, लेकिन आज उसको भी यूं बदलता हुआ देखकर मेरा दिल कट रहा था। मुझे अम्मी अब्बू की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। इतने सारे मुनाफिकों के साथ मैं अकेली लड़ रही थी। मैंने सोचा कि अगर अम्मी अब्बू आज जिंदा होते तो शायद बात और कुछ होती। मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ ली थी और घर पे ही थी। आखिर कब तक मैं ऐसे घर पर बैठकर इसकी रखवाली करती? मैं अब इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी। कभी कभी मेरा जी चाहता कि मैं दादा को घर से निकाल दूं, जिस तरह उन्होंने मेरे बाप को घर से निकाल दिया था। लेकिन फिर मुआशरे के डर से चुप होकर बैठ जाती। लोग क्या कहते हैं? इस बुढ़ापे में वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों की बातें एक तरफ और मेरी बहन की जिंदगी एक तरफ। घर में मुझे हर कोई मशकूक लग रहा था। सच पूछो तो मेरा दम घुटने लगा था। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिस पर मैं भरोसा करके अपने दिल की बात कर सकती। अपनों के दरमियान में रहते हुए मुझे सब बेगाना बेगाना सा लग रहा था। मैं घर से बाहर निकलकर खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रास्ते में मैंने गुलाब के फूल लिए और कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी मोड़ ली। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने गुलाब की पत्तियां अम्मी और अब्बू की कब्र पर डाली, फातिहा ख्वानी करने और वहीं पर बैठ गई। इनकी कब्र पर जाकर मुझे अजीब सा सुकून मिला। मेरा दिल किया कि मैं यही वो लोग हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें कर सकती हूँ। मैं अब्बू की कब्र पर बैठकर आंसू बहाने लगी। कोई एक भी बात मेरी जुबान से नहीं निकली। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गोरकर ने जब देखा कि लड़की इस तरह रो रही है तो वो मेरे पास आए, आकर सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी क्या बात है? यूं कब्र पर बैठकर नहीं रोते, इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। यही तो एक आसरा है मेरा। यहाँ ना रो तो कहाँ जाऊं? मैंने गोरकन की तरफ देखते हुए कहा। मेरे लिए पानी लेने गया और मैंने रोते हुए दिल में कहा, अम्मी अब्बू आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं कैसे संभालूं अब सब कुछ मेरे हाथों से निकलता ही जा रहा है। पहले एक बहन का आसरा था, लेकिन लगता है अब वो भी छिन जाएगा। मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ अब्बू। आपको और अम्मी को, हम दोनों बहनों को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इतने सारे मुनाफिकों के दरमियान में मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतने में गोरकन मेरे लिए पानी लेकर आ गया और मैंने थोड़ा सा पानी पिया और गिलास उसे वापस कर दिया और खुद उठकर अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी से मैं कहने लगी, अम्मी आप कहाँ चली गई हैं मुझे छोड़कर? माओ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, खासतौर पर बेटियों की माओ को। माएँ तो बेटियों की परछाई होती है ना। आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। ये कहते ही आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू थे कि थमने का ही नाम नहीं ले रहे थे।
रोते रोते मेरी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर वहीं बैठी रही और जब तक दिल को सुकून नहीं हुआ मैं वहाँ से नहीं उठी। वहाँ आकर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो, जैसे किसी ने अपनी शफ़क़त में ले लिया हो। सच कहते हैं माँ बाप अगर दुनिया से चले भी जाएं तब भी अगर हम उनकी कब्र पर जाएंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे वो अभी भी जिंदा हैं। वो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और हमें दिलासा दे रहे हैं। वहाँ पर जाकर मुझे अजीब सा सुकून मिला था। दिल को जब काफ़ी देर बाद करार आया तो मैंने घर की राह ली। मैं बोझल कदमों से वहाँ से उठी और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगी। गाड़ी में बैठकर मैं फिर से घर के हालात के बारे में सोचने लगी। जैसे ही घर पहुंची मैंने देखा कि मेरी बहन दादा के सर की मालिश कर रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उन दोनों को आपस में हंसकर बातें करते देखा तो मेरा कलेजा कट गया। मुझे अपनी माँ के साथ हुई ज्यादतियां याद आती। जहाँ तक मुझे यकीन था मुझे लगता था मेरे माँ बाप के कातिल भी मेरे दादा ही हैं। ना वो मेरे बाप को इतना तंग करते, ना ही वो मुल्क से बाहर जाते और ना ही वापसी पर उनके साथ यह हादसा होता। तब मैं बहुत छोटी थी, कुछ भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन अब मैं जवान थी और समझदार भी। अब मैं सब कुछ समझती भी थी कि इन्हें कुछ कहने के लिए भी काबिल थी। सब लोगों की बातों के बारे में सोचकर खामोश हो जाती थी पहले कि लोग क्या कहेंगे। बाप तो मर गया लेकिन बेटियों ने दादे के साथ कैसा सलूक किया। मेरी बहन की दादा के साथ बेतकल्लुफियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने दादा के साथ दो टूक बात करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी बहन को समझाना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे ऐसे किस्से सुन चुकी थी जिसमें बहन और भाई आपस में रिश्ता कायम किए हुए थे या फिर चचा भतीजी के साथ। मैंने खून के रिश्तों के रंग सफ़ेद होते देखे थे और सुने भी थे। मैं अपने बाप की कब्र को दाग नहीं लगता हुआ देख सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपनी बहन से दो टोक जरूर बात करूंगी। वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं करीब आई वो दोनों खामोश हो गए। उनकी खामोशी मुझे बुरी तरह से खटकी। मैंने अपनी बहन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तुम भूल गई हो सब कुछ कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको न जाने क्यों कुछ होता जा रहा है, दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है। मेरी बहन मुझसे उखड़े हुए लहजे में कहा। मुझे उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम जो दादा के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। हाँ, तो यूँ कहे ना कि आप जेलस हो रही हैं मुझसे, क्योंकि दादा आपको नहीं मुझे ज्यादा अहमियत देते हैं। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी तो जैसे होश ही उड़ गए। ये मेरी वही बहन थी जो मेरे सामने आंख उठाकर बात करना भी पसंद नहीं करती थी और आज कैसे तड़ तड़ जवाब दे रही थी। देखो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इस तरह से इनके करीब जाओ। क्या चल रहा है आखिर आप दोनों के दरमियान में? मैंने उखड़े हुए लहजे में बात की तो मेरी बहन ने फौरन चीखते हुए कहा, आपी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मेरी बहन होकर किस तरह की घटिया बातें कर रही हैं आप? मैं घटिया बातें कर रही हूँ? और जो तुम घटिया काम कर रही हो आपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? वो मेरे बाप के भी बाप हैं। मुझे शर्म आती है आपको अपनी बहन होकर मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं। वो ये सब कहकर कमरे से बाहर निकल गई। उसका यूं मेरे साथ लड़ना मुझे खटक रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दादा को इसके घर से निकाल कर ही दम लूंगी, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो जाता। मैंने फैसला किया। अब सिर्फ मुझे इस फैसले पर अमल करना था। मैंने फुप्पो को फोन किया और कहा कि आप आकर दादा को अपने घर ले जाएं। वो यहाँ नहीं रह सकते। मेरी बात सुनकर फुप्पो तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। वो अपने बेटे के साथ आई और दादा कहीं नहीं जाएंगे। आप भी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बहन एक बार फिर मेरे मुकाबले आ गई थी। क्यों क्यों नहीं जा सकते वो? उन्होंने भी तो मेरे बाप को घर से निकाला था। मैंने फौरन कहा, जो गलती उन्होंने की थी वो आप क्यों करने जा रही हैं? मेरी बहन ने तहम्मुल से मुझे समझाते हुए कहा, आप भी, जो गलती उन्होंने हुई थी वो हो गई। अल्लाह के लिए आप ये गलती मत दोहराएं। आपने देखा नहीं इसके बाद हमारे घर के क्या हालात हुए। हमने क्या क्या नहीं फेस किया। किस तरह से फिर दोबारा से जिंदगी वहीं पर आकर खड़ी हो गई है। एक दादाजी तो हैं जो हमारे अपने हैं, इनके अलावा हमारा और है कौन? मुझे तुम्हारे दलाइल नहीं सुनने। मैंने बस फैसला कर लिया है कि वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैंने गुस्से से अपनी बहन से कहा, तो फिर आप भी मेरी एक बात सुन लें। आप ही, अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। उसे जज्बाती होते हुए कहा, तुम इन लोगों की खातिर अपनी बहन को छोड़कर जाओगी? मैंने बिल्कुल भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। जो लोग तुम्हारे माँ बाप के नहीं बने वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? जरूर इन्हें कोई लालच है। तुमसे मेरी बातें बहुत चुपचाप वो सुनती रही। वो एक लफ्ज भी नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ
उन्होंने एक सर्द निगाह मुझे देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं अब्बा को अपने साथ ही ले जाती हूँ। नहीं फूफो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी आप, दादाजान हमारे साथ रहेंगे। मैंने एक बार फिर से दोहराया, अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो फिर मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मैंने धमकी देते हुए कहा और अपने कपड़े समेटने लगी। इस दौरान मेरी बहन मेरी मिन्नतें करती रही कि प्लीज़ आप ही मत जाएं, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और अपने कपड़े उठाकर घर से बाहर निकलने लगी। इतने में मेरी फुफ्फो का बेटा वहां पर आ गया और उसने मुझे रोकने की कोशिश की। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती, मेरा दम घुटने लगा है। जो खेल ये दोनों खेल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूंगी? देखो प्लीज आराम से बैठो, मेरी बात तो सुनो। फुफ्फो के बेटे ने मुझे नरमी से समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो। अच्छा फिर बताओ कैसा है? क्यों ये रात को टूट कर इनके कमरे में जाती है? इनके साथ इतना हंसी मजाक हो रहा है, इनकी मालिश की जा रही है। अपने लिए तो कभी इसने खुद उठकर गिलास पानी का नहीं पिया, और इनके सारे काम भाग भाग कर हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ, कुछ नहीं समझती? ये लोग इस कदर घटिया किस्म का खेल खेलेंगे, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने गुस्से से कहा तो मेरी बहन चीख उठी थी। कैसी बहन है आप? कम अज कम और कुछ नहीं तो हमारे रिश्ते का ही ख्याल कर लेती कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। वो मेरे दादा हैं, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। आप ये क्यों नहीं कहती हैं कि आपका दिल इस जायदाद पर अटक गया है? आप मुझ पर इल्जाम लगाकर ये सारी जायदाद हड़पना चाहती हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि वो मेरी ही बहन है जो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अल्लाह गवाह था कि मुझे इस जायदाद का कोई लालच नहीं था। मैं तो सिर्फ उसकी जिंदगी खराब होने से बचाना चाह रही थी। अगर आपको ये सारी जायदाद चाहिए तो आप हमसे मांग लें, मैं वैसे भी आपके नाम कर दूंगी। इस तरह का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने एक बार भी नहीं सोचा? इसकी सारी बातें मुझे तीर बनकर लग रही थी और मैं चुपचाप इस तरफ देख रही थी। जब मैंने इतनी बड़ी बात की तो फुफ्फो भी चुप ना रह सकी और वो भी दरमियान में आ गई। होश करो लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो जिसके बारे में तुम बात कर रही हो तुम्हारे बाप का भी बाप है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस शख्स को। वो एक धोखेबाज और फरेबी इंसान है जो मेरी बहन की जिंदगी खराब करना चाह रहा है। पहले उसने मेरी माँ की जिंदगी खराब की और अब मेरी बहन के पीछे पड़ गया है। मैंने फुफ्फो की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस कर दें आप भी। आपसे आगे एक लफ्ज भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बहन हैं। मेरी बहन फिर से मेरे मुद्दे मुकाबले आई थी। क्यों ना कहूँ, मैं तो चीख चीख कर सबको बताऊंगी तुम लोग क्या खेल खेल रहे हो। मेरी आवाज इतनी ऊंची थी कि दादाजान ने जब सुना ये तो वो अपने होश खो बैठे। मेरी आवाज सुनकर दादाजान अपना दिल पकड़कर बैठ गए। फुफ्फो का बेटा जिसका नाम एहतशाम था वो भागकर दादाजी को पकड़ने लगा और देखते ही देखते फुफ्फो और मेरी बहन भी दादा की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि वो ड्रामा कर रहे थे। मैंने कहा कि ये सब इनका नाटक है। इस सब की बात पर आई अपना दिल पकड़कर बैठ गए। पहले ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि बाद में अल्लाह पकड़ ले। अल्लाह का वास्ता है आप भी चुप कर जाएं। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बहन ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जताया था, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, नहीं मरेंगे, वो ठीक ही रहेंगे, वो होंगे। कहता हूँ ड्रामे ही खत्म नहीं होते। मैं ये सब हड़बड़ा कर कमरे में चली गई थी। मेरी बहन फुफ्फो और एहतशाम दादा को हॉस्पिटल ले गए। दादा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इन्हें सांस नहीं आ रहा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे जिसे मैंने बखूबी सुना था, बेटी मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो मेरी पोती है, मेरी जान है, मेरे बेटे की निशानी है। मुझे इसमें अपना बेटा नजर आता है। वो मुश्किल से लफ्ज लफ्ज बोल रहे थे और मेरी फुफ्फो इन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही अपनी हिम्मत हार रहे थे वो एहतशाम ने एम्बुलेंस को कॉल की तो वो फौरन इन्हें अस्पताल लेकर चले गए। जब तक वो लोग अस्पताल पहुंचे दादाजी की कही हुई एक एक बात मेरे जहन में जैसे ही दौड़ी। मुझे अपने किए पर भी ज्यादा पछतावा नहीं था। जैसे ही मैं कमरे में आई मुझे ऐसे लगा जैसे नींद आ रही है। मैं वहीं सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी कि अचानक मुझे लगा मेरी माँ की आवाज आई, ये तुमने क्या किया? बेटा तुम तो ऐसी नहीं थी, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। मैं तो समझती थी कि मेरी बेटी माफ करने वाली होगी, दरगुजर करने वाली होगी, मगर तुम वही पुरानी बातों को दिल में लेकर बैठी हो। आज तुम में और तुम्हारे दादा में कोई फर्क नहीं रहा। जैसे वो हमारी मौत की वजह बने थे वैसे ही तुम उनकी मौत की वजह बनी हो। इससे पहले इन्हें कुछ हो जाए जाओ जाकर उनसे माफी मांगो, क्योंकि इस वक्त तुम गलत हो। तुम्हें और किसी पर नहीं तो अपनी बहन पर तो भरोसा करना चाहिए था ना। उसकी किरदार की गवाही देने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि वो तुम्हारी बहन है और कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो।
या तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नीलाम हो। बेटा, खून जितना भी सफेद हो जाए, खून खून ही होता है। वो कोई गैर होते थे, तुम्हारे दादा थे। अगर इसने हमदर्दी में इनकी थोड़ी बहुत खिदमत कर ली तो कोई एहसान नहीं किया। ये सब तुम लोगों का फर्ज था। तुम्हारे अब्बू के बाद अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर उनका बेटा होता तो वो भी उनका ऐसे ही ख्याल रखता। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठी। जब मैं उठी तो मेरी आंखों में आंसू रवा थे, क्योंकि वाकई मुझसे गलती हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मैंने सोचा। वाकई में मैं गलत थी। जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागी। मैं सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि मुझे अपनी बहन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आई। बताओ दादा अब्बू की तबीयत कैसी है? मैंने फौरन पूछा। जिंदा है, अभी कुछ नहीं हुआ है इन्हें, और मरने नहीं है। हालांकि कसर तो आपने कोई भी नहीं छोड़ी थी इन्हें मारने की। अभी भी इनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। मुझे तो आप पर अफसोस होता है कि आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसा सोच सकती है, इतनी घटिया सोच रख सकती है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं कोई ऐसा कदम भी उठाऊंगी जिससे अम्मी अब्बू की कब्र को दाग लगे, और वो भी ऐसे शख्स के साथ जो मेरा रिश्ते में बाप का भी बाप हो। आप ही, मैं और एहतशाम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम शादी करना चाहते थे। इसीलिए मैं रात को इस दिन दादा के कमरे में गई थी, क्योंकि दादा मेरी शादी अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ करना चाहते थे। इससे पहले कि अपने दोस्त को जुबान देते, मैंने सोचा कि मैं इनसे बात कर लूं जाकर और सारी बात कह दूं। इन्हें जब मैंने अपनी हकीकत बताई तो उन्होंने मेरी शादी एहतशाम के साथ करने का वादा किया। और आपको मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप पप्पो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आपके साथ पास क्या सबूत है? हमारे माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ वो दादा और पप्पो की वजह से हुआ। आप ही अम्मी अब्बू की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, वो इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आए थे। इसमें दादा या पप्पो का कोई कसूर नहीं है। आपने ख्वामख्वाह में इनसे इतनी नफरत पाल रखी है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बूढ़े शख्स मुझ जैसी यतीम लड़की के सर पर हाथ रख रहे हैं, जिससे आपने कोई और ही रंग देकर पेश किया, और ना सिर्फ मुझे रुस्वा किया बल्कि इनको भी ठेस पहुंचाई। अपनी बहन के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे लगने लगा था कि वो वाकई में बहुत बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे। कोई भी बात तस्दीक या बगैर जाने नहीं करनी चाहिए। मैं एहतशाम को बार बार फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। मैं बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी कि अचानक मुझे पप्पो का ख्याल आया। मैंने सोचा पप्पो को फोन करती हूँ। मैं कुछ सोचकर पप्पो का नंबर डायल करने लगी और एकदम से रुक गई। मुझे याद आया कि मैंने उनके बाप पर कितना घटिया इल्जाम लगाया था। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बाप की तबीयत बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह ही मैं थी। मैंने अपनी बहन के कमरे का रुख किया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो मैंने देखा वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मुलाजमा से पूछने पर पता चला कि वो खाना लेकर हॉस्पिटल जा चुकी है। मैंने सोचा मैं खुद अस्पताल चली जाती हूँ, लेकिन मैं किस से मुंह छुपाती, क्योंकि फुफ्फो, एहतशाम और दादा जान का सामना मैं कैसे करती। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हर हाल में अस्पताल जाऊंगी। इन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका मैंने बहुत दिल दुखाया है। ये सोचकर मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी अस्पताल वाली सड़क पर डाल दी। जब मैं वहां पर पहुंची तो एहतशाम और पप्पो ने मुझे देखकर रुख बदल लिया। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, और करते भी कैसे आखिरकार। इन सब की वजह मैं जो थी। मैंने देखा मेरी बहन भी वहां पर खड़ी आंसू बहा रही थी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा तो मैं उसके पास चली गई और कहा, तुमने मुझे बताया भी नहीं और अकेली अस्पताल चली गई। मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। आपको बताकर तो क्या करती, ताकि दादा की तबीयत और बिगड़ जाती। यहाँ आकर आपने करना क्या था? वैसे भी घर में जो कर चुकी थी सब मेरी बहन ने तंजिया लहजे में मुझसे कहा, क्या तुम अपनी बहन को माफ नहीं कर सकती? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैंने नजर चुराते हुए कहा, शर्मिंदा? आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? आप तो इस घर की मालिक है ना। बहुत नाज है आपको। दादा अब्बू को यहाँ से निकालना चाहती थी आप। ठीक है, हो जाएगा सब, तो मैं खुद ही इन्हें आपके साथ नहीं रहने दूंगी। मेरी बहन बहुत गुस्से में थी। इतने में पप्पो उसके पास आई और उसे समझाने लगी, बेटा ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम लड़ने नहीं आए हैं। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। बस दुआ करो अब्बा को होश आ जाए। पप्पो के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने पप्पो के गले लगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे। मैंने सारी जिंदगी आपको अपनी माँ का कातिल ठहराया। आज मेरी वजह से दादा अब्बू इस हालत में पहुंच गए हैं। पप्पो ने मुझे तसल्ली दी और कहा, देखो बेटा, तुम्हारी नफरत एक तरफ, मगर तुम्हें इस कदर नहीं करना चाहिए था कि तुम अपने बाप के बाप पर और अपनी बहन पर इल्जाम लगाती। तुम एक बार भी तुमने नहीं सोचा हो सकता है हकीकत कुछ और हो। मैंने रोते हुए कहा, पप्पो मैं अंधी हो गई थी। नफरत ने मुझे जलाकर राख कर दिया था। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई कि दादा का मकसद क्या है। मैं दादा को कभी समझ ही नहीं पाई और ना ही कभी आपको समझ सकी।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे माँ बाप से हमें नफरत नहीं थी। हाँ, अब्बा कुछ देर के लिए उनसे नाराज जरूर थे, मगर कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकता। आखिर को वो उनके बेटे थे और हर माँ बाप के दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं अपने बच्चों को लेकर। जब इन्हें वो अरमान पूरे होते नजर नहीं आए तो उन्होंने नाराजगी का रास्ता इख्तियार किया, और वो क्या कर सकते थे। और फिर तुम्हारी माँ ने भी कभी तुम्हारे दादा को अपना बाप तस्लीम नहीं किया था। उसने हमेशा हकीकत तुम लोगों से छुपाई। तुम्हारे दादा ने इनकी जिंदगी में ही उन्हें अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। जिस रोज तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, इस रोज तुम्हारे दादा को अटैक आया था। शायद तुम लोगों को नहीं पता। कोई बात, तुम्हारा बाप जितना भी पत्थर दिल हो, औलाद के सामने वो बिल्कुल ही गुलाब का फूल बन जाता है। अपनी पप्पो के मुंह से ये सच्चाई सुनकर मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। अब मुझे सिर्फ अपने दादा के होश में आने का इंतजार था ताकि मैं उनसे माफी मांग सकती। इतने में एक डॉक्टर ने आकर बताया कि दादा को होश आ गया है, हम इनसे मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं भागकर दादा के कमरे की तरफ गई और जाकर दादी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दादा ने मुझे माफ कर दिया, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। मैं ज़ारों कतार रो रही थी। दादा ने शफकत से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहा, नहीं बेटी, वो मुझे गुनहगार मत करो। मैं क़यामत के दिन अपने बेटे से जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उसकी बेटी के इतने आंसू जाया किए। तुम दोनों ही मेरे जुगर का टुकड़ा हो। वो अलग बात है कि तुमने कभी मुझे अपने बाप की जगह नहीं दी। दादा ने एक बार फिर शफकत से मुझे सीने से लगाया। इस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने बाप के साथ लिपटी हुई हूँ। दादा को होश आते ही मेरी बहन भी दादा से चिमट गई। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ ही रहेंगे। दादा, इसकी ये बात मुझे एक बार फिर से शर्मिंदा कर गई। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। मैंने अपनी बहन से भी माफी मांगी और दादा से भी। इन दोनों ने भी मुझे माफ कर दिया। अब दादा अबू की तबीयत काफी बेहतर थी तो हम इन्हें लेकर घर आ गए थे। अगर दादा ने मुझसे शाम और मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की, जिस पर मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में इनकी शादी भी तय कर दी।